बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएफआई टॉक के साथ मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ। आज हम जो ट्रम्प 2 के ऊपर जो मौजू है उस पर गुफ्तगू करने के लिए एक दफ़ा फिर जमा हो रहे हैं। और इस दफ़ा हमने ये किया है कि हमारा जो सिस्टर इदारा है, रिसर्च हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंध, उसके जो डायरेक्टर हैं आफ्ताब हुसैन साहब, उनको हमने दावत दी है। और उनके साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर असफ़र बिलाल कुरैशी साहब जो हैं, उनके बाद तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री है, वो एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च हैं CITSS के। वो हमारे साथ तशरीफ़ हैं। दोनों हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ को तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी है। तो अब मौजू जो है वो ये है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं दुनिया भर में भौचाल मचा हुआ है। सारा इज़्तिराब के अंदर उसने मुब्तला कर दिया। किसी को धमकियाँ दे रहा है, किसी मुल्क को कब्ज़ा करना चाहता है, किसी मुल्क को अपना सूबा बनाना चाहता है, किसी मुल्क को डरा रहा है, किसी मुल्क को कह रहा है कि जंग बंद करो। तो हर काम हर जो है वो नई नई बातें कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो हमारे ये दानश्वर हैं, जो हमारे नए रिसर्च ऑफिसर्स हैं, इनकी रिसर्च में देखते हैं क्या निकलता है बात का, क्योंकि जो सवालात हैं वो काफ़ी टेढ़े भी हैं, गंभीर भी हैं, और वो उस पर हम ये बात करना चाहेंगे इनसे। तो पहले तो हम सवाल ये कर लेते हैं आफ्ताब साहब से कि मशरिक़ वस्ता से मुतालिक जो मंसूबे बनाए हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने, क्या उस पर इस पोजीशन में हैं कि वो अमल करा सकेंगे उस पर हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आरएफआई का, नुसरत मिर्ज़ा साहब का, कि हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। आप सही कह रहे हैं कि ट्रम्प 2.0 जो है उसके आने से एक भौचाल समझ गया है। ठीक है, यूरोप जो है वो उसमें डिबेट अलग चल रही है, यूक्रेन जंग बंदी की बात अलग चल रही है, रूस के साथ ताल्लुकात जो है वो रीसेट हो रहे हैं, मतलब जो कि कोल्ड वार से किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस तरह से चीज़ हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में ट्रम्प आया, उसके बाद जो है सीज़ फायर हुआ, इनका जो है हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच वाज अब्रप्ट, अचानक से हुई और सारे जो देख रहे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ ट्रम्प का ये कहना कि भाई फ़लस्तीनियंस को जॉर्डेनियन रख लें, मिस्री रख लें, ठीक है, तो और हम जो है गज़ा को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जो था ये एक बड़ा धचका था सारी अरब वर्ल्ड के लिए और सारी मुसलमान दुनिया के लिए, इवन इसराइल के लिए भी, इवन इसराइल के लिए। वो उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा था कि हमें इतना बड़ा कंसेशन मिल जाएगा इस मामले में। तो जो है उनको भाई वो तो गज़ा पर कब्जा अपना हक समझते हैं, उनको भी तो निकाला दे रहा है ना, वो तो कब्जा खुद ही कर रहा है, हमें अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल। तो ये है कि इसमें अब इज़राइल फ़लस्तीन वाला मामला, बेल्फर डिक्लेरेशन 1917 में हम जाएं तो उसमें पहले ये मंसूबा आया कि इज़राइलियों के लिए एक ज़मीन होगी, और फिर वो बढ़ती गई उस पर कब्ज़ा, फिर जंग काफ़ी जो है स्क्रिमिशेस हुई, लड़ाइयाँ हुई, सारा कुछ। फिर हम 1967 में आ जाते हैं जब ये रेजोल्यूशन 242 UN की थी, जिसमें कहा गया कि जो है वो इज़राइल जो है वो टेरिटरी खाली करे, और जो है उसके बाद नेक्स्ट जो था दैट वाज 2 स्टेट सोल्यूशन। अच्छा, 2 स्टेट सोल्यूशन इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। पाकिस्तान भी इसकी हिमायत करता है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, जिसमें ईस्ट यरूशलेम इज़ द कैपिटल सिटी, और जो है दोनों अमन अमान से रहें। अब इसमें जो है ट्रम्प का ये कहना कि वी विल डेवलप इट, अमेरिका वहाँ पे होगा और ये लोग निकलें, ये बड़ी अजीब सी बात है। इस पर रिएक्शन भी आया है। इजिप्ट ने जो है वो कहा कि भाई वो अपना प्लान उन्होंने दिया 5 साल का प्लान के, जिसमें वो रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और पैलेस्टीनियंस को ही वहीं रखेंगे। ठीक है, जॉर्डन जो है किंग अब्दुल्ला, उसने इस चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि जो है नहीं, हम इस मंसूबे को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा, अरब दुनिया में भी मुख्तलिफ ममालिक में यह आवाज़ें आती रहीं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरे, रेफ्यूजीज़ पर पैलेस्टीनियंस अगर मिस्र में जाएं या जो है जॉर्डन में जाएं, दे विल बी रेफ्यूजीज़। ठीक है, और जॉर्डन पे ऑलरेडी पैलेस्टीनियंस जंग, इतनी बड़ी जंग था, क्या फ़ायदा? हाँ, अगर गज़ा से लोगों निकलना को ही है, गज़ा निकलना है, बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये चीज़ जाहिर करती है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्पीरियलिस्ट हैं, और उसने अपनी इनागरल स्पीच में भी कहा है कि आई वांट टू ब्रिंग बैक द इम्पीरियलिस्ट USA। वो था एक्सपेंशनिस्ट था, इम्पीरियलिस्ट था। तो लेकिन अब क्या हुआ, जब ये 3-4 प्रेशर डेवलप हुए तो ट्रम्प ने उसके बाद कुछ कहा नहीं है
मतलब इस पे कुछ अर्सा हुआ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमने कहा इसको अभी तक हम हमारे को टाइम नहीं दिया जी, एक टाइम नहीं दिया। दूसरा जो इजराइल खुश हो रहा था ना, तो अभी ये अरसा जो गुजरा है तो उसमें ट्रंप लगता है कि थोड़ा पीछे हुआ है। बिकॉज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नई बात कि पहली मर्तबा आपको याद होगा कि जो डिवीज़न है अमेरिका में भी, डिवीज़न तो बहुत हैं, लेकिन एक जो बड़ी डिवीज़न है वो यही है कि जो वाइट अमेरिका है, जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, 20 स्टेट जो हैं, उन्होंने फतह किया ये सारी स्टेट्स को बाद में। अब ये क्रिश्चियन स्टेट बन गई है। यानी जो जिस तरह से वो बना रहे थे ना कि साहब वो एक अपॉर्चुनिटी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फलाना, वो सब चीज़ ख़त्म करके क्रिश्चियन लैंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो क्रिश्चियन का इलाका बनाना चाहिए। एक दो बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि नहर सुइस के मुकाबले में यहाँ से एक नहर निकालना चाहते हैं। बेसिक मंसूबा जो है वो ये है कि जो नहर निकाल कर वहाँ ले जाना चाहते हैं, वो ट्रम्प कहता है कि तुम क्यों करोगे, मैं ही करूँगा। ये मंसूबा तो था इसका इजराइल का कि साहब हम यहाँ से निकाल देते हैं तो नहर सुइस को बेकार कर देते हैं। और वो जब वो वहाँ गया तो उसने कहा तो अच्छा तुम बनाओगे नहर, तो नहर तो हम बनाएंगे, बिल्डिंग भी हम बनाएंगे। तो वो मसला अभी तो नहर का जिक्र नहीं आया, लेकिन मसला यही है। हाँ, जब बोल फरमाए। हाँ, तो बस ये है कि अभी नहर सुइस इन ऑफिंग मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, उस नहर का नाम एक्चुअली है बेन गोरियन कैनाल जी, और उसका रास्ता भी छोटा बन जाता है किसी भी शिप के लिए कंपेयर टू नहर सुएज। और उसकी जो गुजरेगा वो नॉर्दर्न गाजा से उसने गुजरना है, जो मोस्ट फिजिबल रूट बनता है उसका। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन इन लोगों ने लॉन्च किया। और नॉर्दर्न गाजा के ऊपर ख़ास तौर पे इन्होंने फोकस किया था। बहुत अच्छी बात कर ली आपने। अच्छा जी, ये बात अब ये अमली जामा हो जाएगा। ये अभी इस मौजूदा सूरत हाल में नहीं है। जब उन्होंने प्लान किया था उस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमें रेजिस्टेंस वही मिले जो पहले हमें गाजा में मिलती रही है। अब इजराइल ने तो क्या कह दिया, उसको कहा कि साहब आपके पास बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, फ़लस्तीनियों को आपने यहाँ बसाओ। हाँ, अब उसने उसके दो तीन चीज़ें हुई कि एक पहली बात ये कि इस रेजिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी शदीद होगी और इतनी जम के लड़ाई होगी, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये हुई कि उसके अंदर जो आपके डिक्लेयर्ड हैं उनके 1000 के करीब डेड हैं इसराइलीज़, मगर जो हेरड्स उनका न्यूज़पेपर है उसने ख़ुद ये एक्सेप्ट किया है कि ये तादाद तकरीबन 10 से 15 हज़ार इसराइली फ़ौजी जो हैं इंजर्ड है शदीद या दे आर डाइड, जो उनके पास है, जो उनके पास हमास के पास है, हमास के पास नहीं है, जो उनके पास भी है। हाँ, कुछ उनके पास बॉडीज़ होंगी। और उसके अलावा 1,72,000 ऐसे इसराइली सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपने साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से अप्रोच किया है गवर्नमेंट को रिटायर कर दो कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं। तो उनका भी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसकी आबादी इनकी चंद मिलियन एग्जॉस्ट हो गए, वो भी एग्जॉस्ट हो गए थे। और ये जंग बंदी जो हुई है उनके लिए एक ब्लेसिंग है इसराइल के लिए। एक बात आपसे कर लूँ मैं, क्या हमारी फ़ौज में कभी ऐसा हुआ है किसी ने आदमी रिटायर अपने आप को कहा? नहीं, आज तक मैं आज तक पाकिस्तान किसी मुसलमान ने नहीं कहा। आज तक मेरे अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। नहीं, आपकी 77 साल 78 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। चलें अब आगे चलें। अच्छा जी, उसके अंदर एक तो ये हो गया कि इसराइल के लिए भी इस जंग बंदी में फ़ायदा था, क्योंकि उसके लिए जब हिजबुल्लाह की फ्रंट गर्म होना शुरू हुआ तो उसके बाद उसके लिए हैंडल करना का मसला बन गया है कि दो साइड को फ्रंट्स के ऊपर कैसे हैंडल करेगा। उसने वहाँ पे पहले पीस डील की और यहाँ पे पीस डील की। यहाँ पे इसलिए की कि इसके पास अब लड़ने के लिए फोर्सेस अब नहीं थी और बहुत से जो उनके ट्रुप्स थे वो दोबारा लड़ने के लिए रिसाइकिल होते हैं, वो आने से इनकारी थे। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक ज़माने में दो बातें एक बयान करें। हमने जब एक गुफ्तगू की थी आपसे मैंने सवाल किया था कि ये बताओ कि ये जो जब ट्रम्प जीता है तो मैंने कहा था कि ये ये जेंडर जो है ये बड़ा काम करेगा। बिल्कुल, इसमें दो काम किए कि जेंडर ने काम किया और एक मैं ऐसे ही जिक्र कर रहा हूँ आपसे बरसबरी तस्करा की याद दिलाने के लिए आपको कि जेंडर एक बायस बहुत ज़्यादा वहाँ है। दूसरा ये है कि वो सोशल मीडिया जो हम इस वक्त जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एलन मस्क ने वो 1 मिलियन डॉलर दिए हर एक यूट्यूबर को और इसको जिताया। अच्छा, ये मैं सिर्फ याद दिलाने नहीं कर रहा हूँ कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये जो सोशल मीडिया है। अब आगे चलें। देखिए, परसेप्शन जो होती है वो मेन चीज़ होती है। हाँ, जो आपका परसेप्शन क्रिएट करते हैं आवाम की नज़र में, वही हकीकत समझी जाती है दुनिया के सामने। तो सोशल मीडिया का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा हो, लेकिन बात जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं आप, नैरेटिव बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर एक
सवाल ये आता है क्या ये जो सारा हो रहा है कि हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे फ़िलिस्तीनियों को, क्या ये याल्टा क्या मुमकिन है, क्या याल्टा कॉन्फ्रेंस को रिप्ले तो नहीं किया जा रहा दोबारा? मगर उससे फ़र्क है बहुत। याल्टा कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर 3 पार्टीज़ थी जिन्होंने मेजर पार्टीज़ बरतानिया, अमेरिका और रशिया, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, और रूजवेल्ट था अमेरिकन प्रेसिडेंट, चर्चिल था। उन लोगों ने उसको 2-3 उसमें काम हुए थे। एक तो जर्मनी को डिवाइड किया था ईस्टर्न वेस्टर्न जोन्स के अंदर, 4 हिस्से बन गए थे उसके बाद उन्होंने पोलैंड को पूरा वेस्टर्न साइड पे शिफ्ट किया टुवर्ड्स जर्मनी का कुछ एरिया जो रॉक क्लॉक वगैरह का इलाका है वो आ गया, और लवीव का एरिया जो है वो यूक्रेन यानी यूएसएसआर को दे दिया गया। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस क्रिएट की गई। तो आप इसको इस जो इवेंट को यहाँ पे हो रहा है जो रियाद में हुआ है उसको आप उससे उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। क्या ये हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इसके 3 बड़े कंट्रीज़ जो इफेक्ट होंगे अगर आप शिफ्ट करते हैं फ़लस्तीन पॉपुलेशन को। लेबनान, नंबर 2 जॉर्डन, और नंबर 3 इजिप्ट। बड़ा मसला आया था 1970s के अंदर, 70 में, वो था ब्लैक सितंबर का, जो जॉर्डन के अंदर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था। जी। इसकी बैकग्राउंड ये कि 1950 में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया था। जब उसको एनेक्स किया तो टोटल जो पॉपुलेशन थी जॉर्डन की उसमें से 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो फ़लस्तीनियों की हो गई थी और 1/3 एक्चुअल जॉर्डन्स थे। उस वक्त ये जो फ़लस्तीनियों से क्यों ना हम यह स्टेट ही पूरी हासिल कर लें क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। और ये ब्लैक सितंबर का वाक़या पेश आया था जिसमें सीरियंस ने भी फ़लस्तीनियों की मदद की थी आके, तकरीबन 10,000 के करीब फौजी आए थे उनके। तो वो एक इंसिडेंट था जो लोगों के माइंड में मिडल ईस्ट के अंदर से वो ख़त्म नहीं हुआ, एग्जिस्ट करता है। और इस बुनियाद के ऊपर कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा वहाँ पे जो उसके इर्द गिर्द हैं इसराइल के कि वो फ़लस्तीनियों को दोबारा ले। हाँ, वो ठीक है। नहीं, वो याद होगा कि वो उन्होंने बगावत की थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, जिसमें ज़िया-उल हक ने उसको दबा दिया था। वो उसके बारे में पीस किंग फोर्स के तौर पे वहाँ पे था। और उसकी वजह से ज़िया-उल हक फिर यहाँ का वो चीफ कमांडर इन चीफ भी बना। चीफ मगर उसके ऊपर 2 व्यूज़ हैं, हमारे 2 व्यूज़ हैं कि एक व्यू ये जो आप कह रहे हैं और एक व्यू ये भी है कि पाकिस्तानी फोर्सेज वहाँ पर जो थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई थी। नहीं, देखो भाई बात ये है कि मैं जब यूरोप में था, मैं इटली में रहता था, 12 साल रहा हूँ मैं। तो मैं जब मैं क्रूज़ में जाता था कहीं पर तो वो मुझे पीछे इजरायली फिरते थे, क्योंकि मेरी शक्ल देख कर समझते थे कि ये अरब है। तो वो मेरे जासूस मेरे पीछे लगे रहते थे और मैं अकेला जाता था। ज़ाहिर है कि मेरे पास कोई खातून तो थी नहीं, तो वो मुझे पीछे पड़ जाते थे। फिर साथ साथ में इनकी इंटेलिजेंस भी काम करती थी फ़लस्तीनियों की। तो वो मुझे कहने लगे, एक दिन मिल गया मुझे फ़लस्तीनी, बहुत बड़ा आदमी था वो, बिजनेसमैन भी था, मुझे चाय भी पिलाई उसने क्रूज़ में। मुझे कहने लगा कि आप पाकिस्तान के मैंने जी। तो उन्होंने कहा साहब बात यह है कि तुम आपके जो वज़ीर, आपसे तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन आपके सदर से हम बहुत नफ़रत करते हैं। मैंने भाई हमारे सदर ने क्या किया ऐसा? उसने कहा साहब बात यह है कि जितना इसराइलियों ने हम पे जुल्म किया है उससे ज़्यादा तो ज़िया-उल हक ने किया, क्योंकि ज़िया-उल हक वहाँ का इस ज़माने में को पीस कीपिंग फोर्स का ब्रिगेडियर था उस ज़माने। तो उसने फिर इस कू को जो करना चाहते थे ये लोग फ़लस्तीनी, उसको दबा दिया। ये तो इंटरनेशनल फैक्ट है। तो ये मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कर्नल साहब को कि फ़लस्तीनी अगर हो या ना हो, फ़लस्तीनी का रिलेटिव यही है कि ज़िया-उल हक ने और पाकिस्तानियों ने हमें उर्दन को कब्ज़ा नहीं करने दिया, जिसकी वजह से फिर ये भी एक हकीकत है कि जब ज़िया-उल हक को जो है 7वें 8वें नंबर से उठाकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, तो ऐसे नहीं बनाया, वो किसी कहने बनाया। अब आगे छोड़ दें, अभी बात नहीं करें आपसे। तो मेरे आपसे गुजारिश ये है भाई कि ये जो हम कह रहे हैं याल्टा वाली जो बात आप इन्होंने कही है हमारे भाई ने, मसला ये नहीं है कि वो 3 फोर्सेस हैं 4 फोर्सेस हैं। मैं सवाल ये है कि अगर आपने दुनिया का जो सबसे सीनियर आदमी है वज़ीर ख़ारजा, वो रूसी सफ़ीर है लावरोव, सरगेई लावरोव जो है, उसकी मूवमेंट को आप वॉच करें। आप सबसे पहले वो रियाद में आया, रूबिन से मुलाकात की और फिर उसमें ये हुआ कि यूक्रेन की जंग को वो कैसे ख़त्म करें, ये बातें तय उनकी हुई। चीन को क्यों बाहर रखा, एक सवाल ये है। चीन तो बड़ी ताकत थी ना थी, चीन को आपने बाहर, चीन को ये लोग ये समझते ये हैं कि रूस बुनियादी तौर पर तारीख़ अगर उठा के देख लें, रूस ने कभी भी अमेरिका को बिट्रे नहीं किया।
याद रखें कि जब भी कभी बुरा वक्त आया है तो रूस अमेरिका के साथ मिल गया और उसमें जर्मनी बने या इस वक्त चीन बने, तो अभी चीन को वो ये बनाना चाहते हैं। मेरा अपना राय यही है कि चीन को, क्योंकि उनकी जंग जो है उस वक्त चीन से है और चीन पर जो है उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में वो जीत रहा है, उसमें तो अब कोई बात ही नहीं होगी। 3-4 टेक्नोलॉजी में तो उसने इसका बट्टा बैठा दिया अमेरिका का, उनके $1 ट्रिलियन को नुकसान कर दिया एक में जो ये लाकर जो है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो है बहस ये है, उसमें जो बेसिक सवाल जो मेरा है वो यही है कि रूस को और चीन के ताल्लुकात में वो दरार डालना चाहता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी इस पर अभी रहने दें तबसरा, अभी इसको सोचते रहिए, आगे चलते हैं हम फिर आगे। दूसरी बात ये है, एक वाक़या ये हुआ था जो पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा हर मामले में दुनिया के अंदर। एक निक्सोनियन डॉक्ट्रिन है, उसकी रिपीटेशन हो रही है। क्या हुआ था उससे मैं सवाल डेवलप करता हूँ आपसे, जिससे पहले एम्बेसडर साहब भी हमारे जो है हिल गए थे। निक्सोनियन जो था, निक्सन ने जब हमारे ज़रिए से हेनरी किसिंगर यहाँ से इस्लामाबाद से गया, कराची से गया, उस ज़माने में शायद इस्लामाबाद से फ़्लाइट नहीं जाती थी, तो जब यहाँ से गया तो उसके बाद में निक्सन ने दौरा किया। निक्सन ने उनसे ये कहा कि हम आपको जो वीटो पावर भी देते हैं, हम आपको तस्लीम भी करते हैं, बशर्ते कि आप रूस से बरदी कर लें। यानी डील ये हुई। और इसके बाद में आपने देखा कि चीन के दरमियान में और रूस के दरमियान में जंग हुई बाकायदा। अब मेरा सवाल उसमें यह है कि अगर ये रिपीटेशन होता है निक्सोनियन डॉक्ट्रिन, तो अब अमेरिका रूस को क्या देगा कि वो चीन से लड़ पड़े। अब आगे बात कर लीजिए। आपकी बात सही है, मुश्किल सा सवाल है। लेकिन अच्छा, इसमें जो है भाई तो कोई पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म कब से हूँ, 1969 68 से 69 में मैंने पास किया है। सही। ये रूस और मतलब उस वक्त सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होने में जो है, ये तो रिश्वत कितनी बड़ी थी। मैंने ये सवाल आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या दिया वो, उससे पहले वीटो पावर किसके पास था? वो छोटा सा मुल्क जो है आपका बरतानिया के पास। नहीं, बरतानिया नहीं, ये जो चीन की जगह रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिस पर लड़ाई हो रही है, ताइवान के पास वीटो पावर था। चाइना को सिवाय पाकिस्तान के कोई तस्लीम ही नहीं करता था, तो उसको उन्होंने वीटो पावर देकर तस्लीम करके रूस से लड़ा दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि रूस को अमेरिका क्या देगा कि वो रूस चीन से लड़ ले। अच्छा, रूस की जो है, पहले इस पे आते हैं सोवियत यूनियन और चाइना की लड़ाई। सोवियत यूनियन की बिल्कुल पहले उस पे आते हैं। मैं नहीं समझता कि जो है सिर्फ यही सबब था कि चाइना की जो है यूनाइटेड नेशंस में सीट, ठीक है, क्योंकि पहले तो ताइवानीज़ थे, वो इतनी बड़ी लालच थी कि उस पे जो है चाइना और सोवियत यूनियन की लड़ाई हुई। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा फैक्टर, क्योंकि उसके पीछे हम जाए, जब माओ जिंदा था तो स्टालिन और माओ के ताल्लुकात दे वर लाइक आयरन ब्रदर्स, ठीक है। स्टालिन की मौत के बाद जब ख्रुश्चेव आता है ना, तो इनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू होते हैं, क्योंकि ख्रुश्चेव की पॉलिसीज़ जो थी देवर प्रो वेस्टर्न, वो ओपनिंग अप चाह रहा था और थोड़ा जो है वो वेस्ट की तरफ भी देख रहा था। तो माओ ने ओपनली उसको लिखना शुरू कर दिया, और ये मौजूद है बीजिंग रिव्यू में, माओ की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहा है कि ये ही इज़ एन इम्पीरियलिस्ट कैपिटलिस्ट जो है वो, और जो है क्योंकि माओ नज़रियाती तौर ख्रुश्चेव से ज़्यादा जो है वो कम्युनिस्ट था। तो यहाँ पे जो है ताल्लुकात में दरार हुई, और वो इतने लेवल पे आई कि पर्सनली एक दूसरे को ह्यूमिलिएट कर रहे होते थे। एक मशहूर जो है, मतलब 72 में माओ जो है वो अच्छी खासी उम्र का था, तो उसने जो है एक पूल में पार्टी रखी, ख़ुद तैर रहा है, और वो मतलब ये वीडियोस मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि उसे पता था कि ख्रुश्चेव तैरना नहीं जानता, मतलब ही वांटेड टू ह्यूमिलिएट हिम। सिमिलरली ऐसे वाक़यात हुए कि एक दूसरे को नॉन एसी कमरों में गर्मियों में ठहरा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब बड़े ये ज़ाती लेवल पे चीज़ें हुई। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो इसमें एक मिनट मैं आपको टोकन लगा दूँ। ज़रूर, बिल्कुल, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जी। यही हालात इस वक्त चल रहे हैं रूस के और अमेरिका के दरमियान अंदरूनी तौर पर। एक अजीब बात बताता हूँ।
अब चाइना जो है वो कम्युनिस्ट नहीं रहा, अब वो एक किस्म का कैपिटलिस्ट बन गया। अच्छा, अब जो तजारत हो रही थी रूस में और रूस की, वो चाइना के बैंकों के ज़रिए से हो रही थी, इंटरनेशनल। बिल्कुल, हाँ। जो नई इत्तला दे रहा हूँ मैं आपको, हैं हमारे डायरेक्टर साहब सुन लीजिए आप बात। जी, मैं सुन रहा हूँ। तो वो बैंकों ने इनकार कर दिया, चाइना के बैंकों ने इनकार कर दिया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे रूस के साथ। अपने बैंक वहाँ से विड्रॉ कर लिए और इसके बाद में, हालांकि दोनों आयरन फ्रेंड हैं अभी भी, शी और पुतिन। बिल्कुल। पुतिन रश किया बीजिंग को जैसे ही इलेक्ट हुआ वो, और ये बात सवाल उठाया उसने, साहब मैं क्या करूं, ये जो हमारे जो बैंकर हैं ये तैयार नहीं है, इनको फ़ायदा इनको वहाँ से अमेरिका से हो रहा है ज़्यादा। अमेरिका वाले ज़ोर डाल रहे हैं कि अगर आपने यहाँ से छोड़ा तो अच्छा जी, तो आपने यहाँ से नहीं छोड़ा तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो उन्होंने वो छोड़कर अब कर दिया। अब इसके बाद में हालत गुस्से में वो शिमाली कोरिया गया। कौन, आप मूवमेंट उसकी वॉच करें, प्यूटिन गया। हाँ, बिल्कुल। फिर एक दिन के लिए वो वियतनाम गया, फिर वियतनाम के बैंक मैंने वहाँ पर अपने वो खोले हैं। एक तो ये बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मामला चल रहे हैं इसके अंदर साथ साथ में जो अगर अंदरूनी खबर आप रखें तो इनके हालात में भी अब ताल्लुकात में वो बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस को भी तो खतरा है ना कि तो आगे बढ़ रहा है, मुझसे भी आगे जा रहा है, तजारत में भी जा रहा है अब। लेकिन ये कि ज़रूरत ऐसी है कि अगर वो अच्छा क्या कर रहा है, ओपेक से क्या कर रहा है अमेरिका, ओपेक से कह रहा है तेल बढ़ाओ और उसकी तादाद को कम करो। एक दूसरा खेल ये खेल कर रहा है। अब आप बातें कर रहे हैं, इतनी मज़ेदार बातें मैंने आपसे की। बिल्कुल, मल्टीपल फ्रंट पे चीज़ें हो रही हैं। हाँ। ठीक है, इसको ही तो रियल पॉलिटिक्स कहते हैं ना। हाँ। कि जो है वो कहीं पे आपने जो से फ़ायदा लेना है तो उससे जो है वो ताल्लुकात ऐसे दिखाने प्रेशर ठीक है ना, उसको दिखा डरा कर फिर आपसे ताल्लुकात रियल पॉलिटिक्स अपनी बात बनवानी है। बिल्कुल यही है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं चाइना कम्युनिस्ट नहीं रहा, तो जो इनकी लास्ट कम्युनिस्ट पार्टी हुई तो उसमें शी ने भी यह कहा था कम्युनिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये हुआ। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें प्राइवेट सेक्टर को शी ने कहा है कि वो उनको एक्टिव होने के लिए कहा है, क्योंकि जो टैरिफ वार चल रही है, इनकी ट्रेड वार चल रही है, तो वो ट्रेड वार चल रही है, टेक्निकल वार चल रही है, एक थोड़ी चल रही है, इंफॉर्मेशन वार चल रही है, 3 वार चल रही है इनके साथ। जी बिल्कुल। तो वो उसमें जो है वो खुद को मतलब प्लान बी बनाना चाह रहा है कि हमारे पास अगर अमेरिका एक ऑल आउट वार जो है शुरू करता है जिसमें मतलब मल्टीपल फ्रंट, जिस तरह आपने कहा, सवाल यही है जी कि अमेरिका वो कैसे अलग कर सकता है, देगा कि वो चीन से लड़ पड़े। मैं ऐसे कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं देख रहा हूँ कि जो है आप ये बात करें जी, कि जो है रूस इस तरह से सिर्फ किसी छोटे से आसरे पे आके, अच्छा डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो बड़ी अच्छी हो रही हैं। जो ये जिसको आप कह रहे हैं, इनकी ट्रायलेटरल मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया में, बायलेटरल जो रशिया और इसके अमेरिका की, तो उसमें जो इन्होंने कहा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट यूक्रेन, इट्स अबाउट एवरीथिंग, रीसेटिंग रिलेशंस विद रशिया। तो उसमें जो चीज़ समझ में आती है, याल्टा 2 कर रहा है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। आप जी बिल्कुल, आप जैसे याल्टा 2 कह रहे हैं, तो उसमें जो एजेंडा है वो यही है कि ऑल अक्रॉस जो है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड इनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। मतलब अमेरिका चाह रहा है अभी नहीं, अभी कल जो है मीटिंग हुई है इस्तांबुल में। हाँ, इस्तांबुल में मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि हमारे जो सफारती ताल्लुकात वो टेक्निकल लेवल पे हुई है। रूस, उसमें यूक्रेन का जिक्र नहीं आया है। उसमें ये आया है कि हमारे और जो सफारती ताल्लुकात की सतह क्या होगी, जो कम हो गए थे। तो मतलब है कि वो अपने मामलात के को पेशअप कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात जो बहुत ख़राब हो गए थे उसको ठीक कर रहे हैं। तो उसको करें। फिर एक और बात भी मैं आपसे कह दूँ, मैं इसकी मूवमेंट को आपको जिक्र कर रहा हूँ। लारेफ जो है सरगई, ये गया पहले रियाज से वो गया साउथ अफ्रीका G8 में, G7 हो गया। उसका अभी तक एलामिया भी जारी नहीं हुआ। उसका फैमिली फ़ोटो भी शाया नहीं हुआ। जैसे हमारी फैमिली भी इस वक्त बैठी हुई है तो हम फ़ोटो शाया करेंगे अपना, तो वो उसका फैमिली फ़ोटो भी शामिल नहीं हुआ। उसके बाद में वो गया तुर्की, कौन, सरगई। इसके बाद में वो गया ईरान के बाद में वो गया UAE। अब बता
कतर गया, सॉरी कतर गया। अब ये क्या हो रहा है, ये मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि इतना फास्ट मूवमेंट सरगई कर रहा है, तो कुछ और नई चीज़ हो रही है, नई बात हो रही है। चलो जी, मेरा ख्याल जो है वो इस वजह से है कि अभी करण साहब को शामिल कर जी लें। बिल्कुल आप इनसे राय ले सकते हैं। चलिए साहब, बुनियादी फ़र्क एक आपसे इख्तलाफ करूँगा, इनसे भी इख्तलाफ करूँगा, आपसे भी। याल्टा कॉन्फ्रेंसेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तेरे बुनियादी फ़र्क है दोनों में एक। अगर आप याल्टा कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसकी बुनियाद ये थी कि मुल्क जो ममालिक थे उनके बॉर्डर शिफ्ट किए गए थे, चेंज किए गए थे। जंग हो रही थी 1945 की, उसमें जर्मनी की हार यकीनी हो गई थी। बिल्कुल। तो उस वक्त उन्होंने तय किया कि अब मुल्क नया ऑर्डर कैसे बनेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, अब बात अब अच्छा जी, उसके अंदर ये है कि उसके अंदर बाउंड्री शिफ्ट की गई, नई कहते बाउंड्री बनाई गई जर्मनी की, पोलैंड की, बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी जगहों पे, और रशिया की जो सोवियत यूनियन बन चुका था उस वक्त। यहाँ जो बुनियादी फ़र्क है, आपका मशरक़ वस्ती से कंपेयर करें, यहाँ पे बाउंड्री शिफ्ट नहीं हो रही, यहाँ पे मुकामी आबादी जो लोकल आबादी है, जो लोकल पॉपुलेशन, उसको ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है, फोर्सफुल इविक्शन जिसे कहते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क ये है। नहीं, ये तो बहस ही नहीं है ना, मैं बात ये तो छुट भई है। नहीं, मेरी बात सुनो, तो चीन से और रूस का और अमेरिका का मामला है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसके लिए दो तीन ये बुनियाद में क्लियर करना चाहता था, पहली चीज़। दूसरी बात सर ये कि उसके अंदर ये है कि जो आपने बात की बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर जो था उस सिस्टम तक कहलाता है स्विफ्ट सिस्टम के तहत उसने ऑपरेट कर रहे हैं सारे बैंक, जिसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। वर्ल्ड के लीडिंग बैंक्स जो हैं उनमें से चाइनीज़ बैंक्स हैं इस वक्त, और जिसको चाइनीज़ इकॉनमी पूरी डिपेंड करती है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसने जो पिछले 40-50 साल के अंदर गेन किया है वो फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो जाए उसका, और रशिया भी नहीं चाहेगा, क्योंकि रशिया को भी उसका फ़ायदा और सपोर्ट है इनडायरेक्टली। तो बुनियादी वजह यह है कि जिसकी वजह से चाइनीज़ बैंक्स ने वो ट्रांजैक्शन ख़त्म की और रशिया ने दूसरा सिस्टम बनाया, रूबल सिस्टम, के आप उसको कन्वर्ट करेंगे रशियन बैंक के साथ, और फिर उसको आप हमें प्रोवाइड करेंगे पेमेंट्स। नंबर वन, जब ये इनिशियली सैंक्शंस पूरी तरह से नहीं लगी थी। तीसरी बात ये कि अमेरिका जो है ये ज़रूर डील करना चाहता है रशिया और चाइना को अलग अलग, मगर क्या ये मुमकिन है? अभी तो कोई इंडिकेशन भी नहीं है, और मेरे ख्याल से ये नहीं है। नहीं, मैं बात करता हूँ, अब मैं वो आ रहा हूँ, क्या देगा, क्या रिश्वत देगा, ये मैं बता रहा आ रहा हूँ सर। और चाइना, अमेरिका जो है इसको बाहर भी नहीं रख सकता चाइना को। उसकी 2-3 वजूहत है। सब सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, सब बिगेस्ट पॉपुलेशन है, थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री पावर है इस वक्त, ठीक है जी। और उसके जो है जो सॉफ्ट पावर जो प्रोजेक्शन है चाइना की एशिया और यूरोप में ख़ासतौर पर BRI के अंडर, वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। 2 जगह ऐसी हैं जो कि इस वक्त अनस्टेबल हुई हुई हैं, एक मिडिल ईस्ट और एक ईस्टर्न यूरोप। ये वो जो 2 जगह हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि अमेरिका कोई स्पेस करके कुछ ऑफ़र कर सकता है रशिया को। रशिया इस वक्त जो है अंडर सैंक्शंस है, सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री हिस्ट्री का, और उसको डायरेक्ट तिजारत के कोई मौके नहीं मिल रहे। वो इंडिया के थ्रू कर रहा है, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, जो बंद कर दिया उसे। हाँ, वो भी बंद करवा दिया चाइना, अमेरिका उसका ट्रंप ने, और अब इंडिया को खुद कहा कि हमसे लो महंगे दामों। इंडिया मजबूर है उसके अंदर। हम वो इंडिया तारीफ तो बहुत कर रहे हैं कि बड़ी कामयाब उनका वो हुआ है दौरा मोदी साहब का, मगर उसके अंदर कामयाबी नहीं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जब उसको आप स्टडी करेंगे हम आगे सवाल जैसा आपने तो बातचीत के अंदर, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसका। उसकी सूरत के अंदर कहा था ना कि इनकी दोस्ती भी सबसे ज़्यादा खतरनाक दोस्ती है। दुश्मनी तो है ही है, लेकिन दोस्ती भी से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, तो अभी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ ऑफ़र कर सकता है टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस के अलावा, यानी कि इनका असर रसूख बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में, ईस्टर्न यूरोप में भी, यूक्रेन के अंदर उनकी जो कैप्चर्ड एरिया है उसके अलावा, बल्कि जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वो सारा दिलवा सकता है रशिया को। जो उनके जपोरिजिया का इलाका है, लुहांस्क का है, और इसके अलावा बात करो, कोई बड़ी बात करो। उसके अलावा वो तो जैसे वीटो पावर मिला था उसको, वो बड़ी बात थी। हाँ, अब ऐसा कुछ क्या दे सकता है उसको। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर जंग शुरू की गई रशिया के ख़िलाफ़, जो हालात क्रिएट किए गए, वो एक रेड लाइन क्रॉस हुई थी रशिया की सबसे बड़ी, और रशिया ने बहुत पहले का बताया हुआ था कि ये रेड लाइन है, हमारी से क्रॉस नहीं होना चाहिए। उस पोलैंड तक रशिया कुछ नहीं बोला, रोमानिया तक रशिया कुछ नहीं बोला, बल्गारिया तक रशिया कुछ नहीं बोला, नहीं बोला, ठीक है। और
लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह के बाल्टिक स्टेट्स में कुछ नहीं बोला, मगर इसके ऊपर उनकी रेड लाइन थी, क्योंकि आप उनके बैकयार्ड में आते हैं, सॉफ्ट अंडर बेली, क्राइमिया का इलाका, ब्लैक सी वगैरह सब कवर हो जाता है उसके अंदर। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगी रशिया को, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर जो फ़ायदा है वो सैंक्शंस के मामले में है। अमेरिका यूनिलैटरली यूरोप को आउट रखते हुए रशिया के लिए सैंक्शंस के अंदर नरमी पैदा कर सकता है। इसके अंदर भाई आलम यह है कि कल वो गया, उनका यूरोपीय यूनियन का जो लीडर था उससे मिला तक नहीं रूबिन, आखिरी वक्त मीटिंग कैंसिल कर दी, उसकी इतनी बेइज्जती की उस आदमी की। वो ये पागल आज वो कल वो भी गया है, बरतानिया का वज़ीर आज़म भी गया, फ्रांस के वज़ीर आज़म को सारी बातें सुन ली, उसकी बातें उसने यूरोप को रिप्रेजेंट किया और उसको कहा नहीं बस ठीक है आपकी बात सुन ली मैंने, लेकिन हमारा तो यही फैसला है। अच्छा, उसके अंदर हाँ, अब उसके अंदर से ये कि अगर ये अमेरिका करता है, रशिया को स्पेस देता है इस तरह फाइनेंशियल सेक्टर में, इकोनॉमिकली और ट्रेड में, तो फिर सबसे बड़ा लूजर रशिया नहीं होगा या कोई और कंट्री होगी, यूरोप होगा, वेस्टर्न यूरोप। हाँ, वो सबसे बड़ा लूजर रूस का मनता नज़र है। हाँ, रूस ये चाहता था कि अमेरिका से तोड़ ले इसको, हाँ, यूरोप को, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वजह से नेटो के ऊपर जो उसकी आप ये कह सकते हैं कि वो अगर यूरोप को दे दे अमेरिका यूरोप को दे दे रूस को, हाँ, तो फिर ये अच्छा बार्गेन हो सकता है। देखिए यूरोप पूरा कभी नहीं दे सकता और ना अमेरिका रशिया लेना चाहेगा इसको कवर, मगर कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, एनर्जी के थ्रू कंट्रोल, रिसोर्सेज के थ्रू कंट्रोल, और उसके बाद नेटो को न्यूट्रलाइज कर देना। क्या वो यकीन कर लेगा इस पर, अमेरिका पर, और फिर वो चीन को छोड़कर? देखिए हाँ, नहीं देखिए उसके अंदर ये है कि यकीन तो कोई भी नहीं करता। अमेरिका का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है आज तक का। वो अगर आप पुरस्कार के देख लें कि कहीं पे भी जहाँ ट्रांजैक्शन उनकी हुई है, डीलिंग हुई है, ट्रांजैक्शन ही रही है। पाकिस्तान को बड़ा तल्ख तजुर्बा है, तो बहुत हमने बहुत दफ़ा कोशिश की आजमाने की, और चलिए जी। उसके अलावा ये कि इस सब का फ़ायदा ये होगा कि रशिया के जो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर नेटो है कंट्रीज़, वो बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कुछ पता नहीं कि अगर डील अच्छी हो, सही हो जाए इनकी, अमेरिका की और इनकी, तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी हटा लें वहाँ से, जिसको, क्योंकि जर्मनी ने, जो उनकी अभी हुकूमत बन रही है, उनके लीडर ने, मर्स जो है, उसने कहा था कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, 2 न्यूक्लियर एक्चुअल डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, ये 3 कंट्रीज़ मिलके एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी का एक गारंटी दे सकती हैं यूक्रेन को। और उसका जो बुनियाद थी अपना इंक्लूड करने का, वो ये था कि 50 न्यूक्लियर वॉरहेड कम से कम जर्मनी के भी कह रहा है ना। हाँ, वो तो कह रहा है 50% बजट कब कर दो। हाँ, हम तो अब तैयार हैं, तो कौन भी सिर्फ करेगा बजट से अब, यानी अमेरिका पे कोई एतबार करेगा? अमेरिका ने ये बात कही थी 1940 में कि हम हार्प को बंद कर रहे हैं क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है। जो हार्प जो है, हाँ बिल्कुल, अलास्का में लगा हुआ है, जो वेदर मॉडिफिकेशन है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं की। 1972 में ऑलरेडी उन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी अलास्का में बना ली थी। बिल्कुल। तो वेदर मॉडिफिकेशन जो आज कर रहे हैं, आजकल हमारे पास जो सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, 2005 का ज़लज़ला था, सब धोखा आर्टिफिशियल है। और अब उसकी सज़ा वो खुद भी भुगत रहे हैं कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, आग लग रही है। तो उसकी वजह ये कि उस टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। हाँ, नहीं वो तो भाई अल्लाह के निज़ाम को छेड़ा उन्होंने। अब बहस ये है कि अभी बहरहाल हमें इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, जो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये अभी तक बहरहाल अमेरिका के जहन में तो है कि वो क्या इसको दे और किस तरह से वो चीन से लड़ा है। सवाल ये है कि सारी चीज़ों को देखने के बाद में प्यूटन साहब जो इतना बहुत सीनियर आदमी है कि 2000 से सदर है और KGB का भी सरबराह रहा है, तो क्या वो उस पर इतना एतबार कर लेगा? अगर कितना भी इसको रिश्वत दी जाए या कितना भी इसको, रिश्वत का लफ्ज़ तो मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मराद दिए जाएँ, कंसेशन दी जाएँ, तो वो चीन से अपना ताल्लुक़ तोड़ेगा या चीन से बदला लेगा क्योंकि उसने निक्सोनियन किया था? तो ये देखने की बात होगी। मेरे ख्याल में हमें इस पर बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन उसका एक चीज़ समझता हूँ मैं यहाँ पे कि वो कभी भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उस बुनियाद, वो निक्सोनियन जो टाइम था, आज से कोई 60-65 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो हमें ये मिली अभी जब हमें मीटिंग हुई, इसमें इनकी कुवैत का नेशनल डे था, उसमें हमने यही सवाल किया उनसे, क्या कितने पैसे में बिकोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कभी भी चीन को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो बहरहाल वो
मजाक है, लेकिन अब क्योंकि राज खुल गया है तो शायद पुतिन को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसका बस ये है कि अब कोई बात नहीं, जो नमाज का वक्त हो गया है, हमें क्लोज तो करना पड़ेगा। मराज जो है वो अमेरिका की जो होंगी मुख्तलिफ फील्ड में, जो मैंने बताया है, सीरिया के अंदर इस उनके अड्डे जो हैं उसके ऊपर भी कोई किसी ने इतराज़ नहीं किया इसराइल के, और उन्होंने वहाँ पे जो सीरियन नई गवर्नमेंट है उसके साथ मुआहदा भी कर लिया है। इसका मतलब उनके वहाँ पे पोजीशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। दो अड्डे हैं, एक एयरफोर्स का, एक नेवी का। हाँ, लताकिया का और हमीमीम का, दो एयर बेसेस, उनका बेसेस है वहाँ पे, एयर और नेवी का। तो वो दोनों एक्सेप्ट किए जा रहे हैं इंटरनेशनली, दोस्त बन रहे हैं। हाँ, उसके वो ये स्पेस क्रिएट करते हैं, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर भी कह सकते हैं इसको आपको, और उनको इंटरेस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बस मैं कर्नल साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि इनकी दोस्ती बढ़ रही है अमेरिका की और रूस की, लेकिन यह है कि पुतिन चाइना को नहीं छोड़ेगा। और मुझे लगता है कि आगे चल के ये भी हो सकता है कि चाइना भी जो है वो थर्ड एक्टर बने और अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात भी बेहतर हों, क्योंकि उसकी एक वजह है तुर्की में ही हो रही है। तीनों की बड़ी काम, वो कह रहा बड़ी ग्रैंड हम गेम खेलेंगे, चाइना और अमेरिका ये कह रहा है। बिल्कुल, क्योंकि चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आबादी, रिसोर्सेज, फिर एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें। आफ्ताब साहब, अभी तक चाइना ने स्ट्रेटेजिक प्ले नहीं किया है अभी तक वो बिजनेसमैन बना हुआ है। इसकी वजह है, उसके लिए आपको चाइनीज़ डिप्लोमेसी को समझना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो बहुत धीरे खेलते हैं और वो बहुत डीप है। ठीक है, आपको याद होगा पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 वाला हुआ था, उससे पहले 5 मरतबा हमने उनको लिखा था। अब चाइना को क्रेडिट नहीं दे, उसको क्रेडिट पाकिस्तान को दे। नहीं, वो होगा। पाकिस्तान ने कहा जी जी कि देखिए आपको घूम के जाना पड़ेगा, हमारे रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा, तो इसको सीधा कर लो। और उसमें हमारा ये फ़ायदा था कि हम इंडिया की लड़ाई कराना चाहते थे चाइना के साथ सीधी, और हम अपने लिए भी साफ रखना चाहते थे कि हमारी चाइना से लड़ाई नहीं हो। जी बिल्कुल, वो हमारी इंटेलिजेंस थी उस वक्त। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चाइना की डिप्लोमेसी के बारे में कह रहा हूँ कि हमने प्रपोजल्स दिए, वो खामोश रहे। वो देख रहे थे कि अच्छा हमारे फेवर में क्या चीज़ है, वो इनिशिएटिव हमारा था, हम तो कह रहे थे उनको, पर जब उन्होंने देखा कि अब सही टाइम है, तब उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। और फिर उन्होंने देरी नहीं, फायदा हुआ हाँ, और हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला सीधा हो गया। जी जी जी। और वो उन्होंने कहा कि हमने उनको डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि साहब ये एक्चुअली आपका ये मनमोहन लाइन जो है ये आपकी है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। तो उसके बाद में वो हमने वो को दे दिया रास्ता वहाँ से। तो वो पाकिस्तान इज ए गुड प्लेयर है, आप चाहे उसको कितनी अंडरस्टैंड करें, हम बिल्कुल जो है हम जो है वो मसल में जब हम बारगेनिंग करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, पैसे जेब में रख लेते हैं, कौम के लिए काम नहीं करते। ऐसा इसके अंदर मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे कि अगर आपने इससे जहाँ से बात शुरू की थी पूरे ये टॉक कि एक दुनिया में भौचाल सा आया हुआ है, एक टर्मोइल है, उसकी बुनियादी वजह है कि अपने जो ट्रम्प जो है ना वो अपने तजारती मफादात को प्रोटेक्ट कर रहा है और बढ़ के बढ़ाना चाहता है, और जो तजारती उसका असर रसूख था उसको दोबारा हासिल करना चाहता है, जो बड़ी हद तक चाइना की वजह से ख़त्म हो गया है। जैसे पनामा कैनाल है जहाँ से तकरीबन 14,000 के करीब जहाज़ हर साल गुजरते हैं, और बुनियादी लिंक है ईस्ट पैसिफिक। और चाइना ने वहाँ बंदरगाह बना ली है, वो बंदरगाह वो हांगकांग की कंपनीज है, चाइना उसमें नहीं है। वो है कहते हैं कंपनी है हचसन के नाम से, हचसन, हाँ, वो उसके सब्सिडरीज हैं, उनके पाकिस्तान के पोर्ट की भी चाहे जो कंटेनर टर्मिनल उनके पास है, और 24 ममालिक में उनके पोर्ट्स हैं जिसमें यूके भी शामिल है। ठीक है जी। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और वहाँ पे 5 पोर्ट्स हैं जिनके से 2 पोर्ट इनके पास है पनामा के इर्द गिर्द जो पोर्ट्स हैं उसके अंदर, मगर उसका जो स्ट्रेटेजिक लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका ने ही बनाई थी ये शुरू की थी फ्रांस ने 1881 में। 1904 में अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया इस प्रोजेक्ट को, फ्रांस पीछे हट गया था, नहीं कर पाया। 1908 में बना ली, और उसके बाद से कंट्रोल 1977 तक अमेरिका के पास रहा। 77 से 10 माइल जो है 77 से 97 तक जॉइंट कंट्रोल था, और 97 में इसका कंट्रोल जो है वो पनामा के हाथ में आया। तो ये अमेरिका का एक तरह से क्लेम बनता है कि इन्वेस्टमेंट भी उनकी है, टेक्नोलॉजी भी उनकी थी, रिसोर्सेज भी उनकी थी, मैन पावर भी उनकी थी, जिसने ये डेवलप किया है। तो वी वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट। चलो जी ठीक है, हम मान लेते हैं, मगर उसका जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 40% हमारे ट्रेड जो है, दुनिया की 5% ट्रेड जो है शिपिंग की, वो पनामा से गुजरती है, जो 14,000 के करीब जहाज़ बनते हैं, और अमेरिका का स्टेक उसमें ये है कि वहाँ से 40% ट्रेड जो है अमेरिका की वहाँ से गुजरती है पनामा से। उससे उसका एक तो फ़ायदा मिलेगा कि उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, शिपिंग के बहुत सारे फवायद हो जाएंगे, उसको वेटिंग टाइम कम हो सकता है, पैसे ले लेगा।
प्रायोरिटी पे अपने कार्गोज चाइना भी मैक्सिको से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है एक और कनाल इसके मुकाबले की। ग्रीनलैंड ले लें, ग्रीनलैंड का मसला भी यही है कि वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं। रेयर मेटल में जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लिथियम है, कोबाल्ट है और वो इस किस्म के हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो उनको अगर वो इतने बड़े बड़े हैं उनको जो क्रूशल जिसे कहते हैं या क्रिटिकल कहते हैं, वो उसको निकालेंगे तो छोटा सा कोई पर निकला आता है। वो ऐसी देखिए ना, तकरीबन 50 के करीब ऐसे मेटल्स हैं दुनिया में जो कि रेयर अर्थ के मेटल्स के अंदर आते हैं। उनकी मेजॉरिटी जो डेवलप माइंस हैं वो सिर्फ चाइना में है इस वक्त, क्योंकि एक माइन जो होती है यूक्रेन के पास भी तो है ना। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, साइन कर रहा है, नहीं मैं आपको बताया ये मिली थी। यूक्रेन की है लेकिन माइंस नहीं है। यूक्रेन की हकीकत बताता हूँ मैं। यूक्रेन के अंदर अभी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है माइनिंग की, कोई माइन डेवलप नहीं है। एक माइन जब डेवलप, आज भाई साहब जो हैं, जो 4% के जो भाई हैं, जिसको ट्रम्प ने कहा ना कि 4% इसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलरिटी है, आज साइन करने जा रहे हैं। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, प्रेशर में ये एक स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स होंगे। एक माइन अगर आज आप खोदना शुरू करते हैं, उसको तैयार करना, तो 15 साल लगते हैं उसको माइन को डेवलप होने में। तो आज अगर ट्रम्प शुरू से लेता है और डेवलप करना शुरू करता है तो 15 साल के बाद वो एक इफेक्टिव वायबल माइन फील्ड होगी। उसके साथ उसकी आपने सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यूक्रेन से, कि आपने जो मटेरियल है वो लेके भी तो आना है बाहर, वो किस तरह आएगा, उसकी क्या फिजिबिलिटी है। अभी वो फिजिबिलिटी स्टडीज, माइंस की लोकेशन, अवेलेबिलिटी और मिनरल रिसोर्सेज, सारा एक मफरूजा है जिसके ऊपर काम होना चाहता है कि दूसरी लड़ाई ना हो और वो निकाल के ले जाए, 10 साल बाद में ले जाए। देखें इस, हाँ, उसके अंदर ये कि वो एक मफरूजा है। वहाँ पे कोल का सबको पता है कि है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, कुछ मिनरल्स हैं भाई, वो तो पूरा खेत है पूरे यूरोप का, पूरे बेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड जो उनका ब्लैक सॉइल है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि यही चीज प्रॉब्लम मसला जो है ये ग्रीनलैंड का भी, ये ग्रीनलैंड के अंदर कंफर्म्ड है कि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं। सही बात। अमेरिका ने बीच में इसको ऑक्यूपाई भी किया था, वर्ल्ड वॉर के ज़माने में डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया था, 41 से 44 तक पूरा ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में था। वो चाहते हैं कि इस पर क्लेम हम ले करें, और इनिशियल भी जब ये डेनमार्क ने इसको अपना क्लेम असर्ट किया था तो कामयाब हो जाएगा वो। डेनमार्क बेचारा गरीब कंट्री है, छोड़ देगा, लेकिन उन्होंने फेल कर दिया। उन्होंने स्टैंड तो लिया है, कनाडा ने फेल कर दिया। जो है कनाडा ने क्या किया, कनाडा क्या किया कि वो उनकी जो अलमारियाँ थी, उनके शेल्फ जो थे वो मेड इन अमेरिका के लगा दिए, वो कोई खरीद नहीं रहा उनको, और सेपरेट कर दिया उन्होंने कि भाई बाय मेड इन कनाडा हो, तो वो लोकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस को जो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि 1 महीने तक वो जो टैरिफ लगाया था 10% का, वो सस्पेंड कर दिया ट्रम्प साहब ने। नहीं, अभी वो दोबारा लागू हो रहा है 4% 4 मार्च से 1 महीने के किया। जी 1 महीने के लिए सस्पेंड किया था। 1 महीने के लिए मैक्सिको के ऊपर भी किया है। बेसिकली उनका बुनियाद तो उन्हें बनाया ड्रग्स को, कि फेंटेनाइल चाइना में प्रोड्यूस होता है और यहाँ से हमारे अंदर वो स्मगल होता है। फैक्ट है, वो गलत बात नहीं कर रहा वो बहुत जगह से होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि तीसरी चीज़ आप क्या जाती है कनाडा की, कनाडा का भी ये मसला है। कनाडा के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल है, दूसरी रिसोर्सेज हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप हमारा सूबा बन जाए, ठीक है। और दूसरे तक जो बहुत बड़ी बात आती है ग्रीनलैंड और कनाडा के अंदर, कि अगर ये हिस्से इनको मिलते हैं कहीं से भी, तो आपका जो आर्टिक के अंदर जो बड़ी बात ये है कि वो चाइना से बड़ा बनना चाहता है, चाइना से बड़ी लैंड बनना चाहता है, चाइना से बड़ा आबादी बनना चाहता है। देखिए अभी जो आपका आर्कटिक रीजन जो कि रिसोर्स रिच रीजन कहा जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा, उसके अंदर अमेरिका का स्टेक उतना इतना अलास्का का एरिया है, उसके बुनियाद कहते हैं प्रोपोर्शन में। ग्रीनलैंड मिलता है तो ग्रीनलैंड के प्रोपोर्शन में उसको मिल जाएगा। कनाडा मिलता है तो तब दुनिया का सबसे बड़ा एरिया जो होगा उसके पास होगा रशिया के बजाय। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो नॉर्थ आर्कटिक ओशन का एरिया है उसके ऊपर अपनी, आप एक बात करें वैसे मतलब है कि ज़हीन आदमी तो है, वो विजनरी है। देखिए हाँ बिल्कुल, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइडेन ने जाते हुए जो तकरीर की थी वो बड़ी तारीखी तकरीर करती है। उसने कहा कि जो इस वक्त जो हुक्मरान आ रहे हैं आपके, जालिम अमीर आ रहे हैं, ओलिगार्स आ रहे हैं। याद करो प्लेटो ने क्या कहा था, 3 तरह की हुकूमत बताई थी अच्छी और 3 तरह की बताई थी बुरी। उन्होंने कहा जो सबसे अच्छी जो तर्ज़ हुकूमत है उस ज़माने में डेमोक्रेसी नहीं थी, मुनार्क थी, जो अच्छा मुनार्क जो कि अपने आवाम की खिदमत के लिए काम करे। दूसरी उसने ये बताई थी, और उसके जवाब में उसका जो ख़राब हुकूमत थी वो टिरनी थी, ऐसा बादशाह जो कि ज़ालिमाना तर्ज़ हुकूमत वो कराती थी। फिर उन्होंने कहा जो जो जो
जो अच्छे लोग होते हैं, जो शाहूकार लोग होते हैं या लोग जो हुक्मरानी करते हैं, वो एरिस्टोक्रेट होते हैं। वो एरिस्टोक्रेट वो कहलाती है। और उसके जवाब में ओलिगार्क बनाए थे कि जो अपने मफाद में काम करते हैं वो ओलिगार्क होते हैं। तो जाते जाते उसने बाइडेन ने कहा कि ओलिगार्क के पास, जालिम ताजिरों के पास हुक्मरानी आ गई, मीनिंग देयर बाय, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती थी। और आप अमेरिका को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। अमेरिका की जो आखिरी तकरीर है वो सुनने जो बाइडेन की, लफ्ज़ उसने ओलिगार्क इस्तेमाल किया। उसमें चंद सही हुकूमत कहते हैं उर्दू में उसे, और उसका मतलब है चंद जालिमों की हुकूमत जो कि अपने मफाद के लिए काम करें, आवाम के मफाद के लिए काम नहीं करें। तो इसलिए अपने मफाद के लिए लोग काम कर रहे हैं। एलन मस्क को अभी तक जो है लोग कहते हैं कि $50 मिलियन का फ़ायदा हो चुका है इस 1 महीने के अंदर अंदर। अब इसको क्लोज़ कर लें, नमाज हुई है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आफ्ताब हुसैन साहब का, डायरेक्टर रिसर्च हैं, जो CIT प्रेस के, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड असफ़र बिलाल कुरैशी साहब का तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च के, और बहुत ज़्यादा इनका स्टडी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो तशरीफ़ लाए। लेकिन मैं चाहता ही हूँ, क्योंकि ये आज तशना रह गया जुम्मे की वजह से, तो ये इसको अगर वो उनके पास वक्त हो तो फिर हम इसका एक दूसरा एपिसोड कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसके बाद इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।